हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। थर्ड लेक्चर है आज। पढ़ा था कुछ जो दो लेक्चर हुए हमारे कुछ पढ़ना स्टार्ट किया अपने लेवल पे, या बस या मेरी इस स्लाइड्स के भरोसे बस कि सर कराएंगे जो कराएंगे? नहीं, एक हैबिट डाल लो थोड़ा सा पढ़ने की। ठीक है। हाँ, कुछ अपना टाइम निकालो अ, जिसे हम कहते रहते हैं कि प्राइम टाइम ये है हमारा, कुछ क्वालिटी टाइम। वो स्टडीज़ में भी डालो क्वालिटी टाइम को, ठीक है ना? उसमें भी बन जाता है। कुछ भी जो हमारे लिए अच्छा हो उसको क्वालिटी टाइम कहते हैं, जहाँ से हमें सुकून मिले। देखो उसको पढ़ के हाफ एन आवर कोई टॉपिक पकड़ो, पिक करो, सो बिल्कुल आपके लिए वो क्वालिटी टाइम बन जाएगा। सो कल हमने थोड़ा सा मेमोरी के बारे में बताया था आपको। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में अगर हम बात करें कि हल्का सा रिवाइज दे देते हैं अगर आपको। सो कुछ स्टूडेंट्स नए भी आए हैं, फर्स्ट लेक्चर है उनका, तो ये चलता रहेगा थोड़ा सा सिस्टम। ये सिस्टम सो हम बात करें कंप्यूटर्स की कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या हमें लर्न करना चाहिए कंप्यूटर्स में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम की कंप्यूटर्स कैसे कैसे डेवलप हुए, क्या हिस्ट्री थी, ये सबको आता है। ये सबको देखो, ये जो मैं भी नेट से उठाऊंगा आप भी नेट से उठाओगे, इजंट इट? तो इसमें तो कुछ नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से हिस्ट्री बनानी है। वो जो बनी है तो बनी है, सबके लिए है वो। ठीक है, तो पहले वो थोड़ा सा नॉलेज गेन करो कि क्या क्या ओल्ड टर्म्स थी, पुरानी टर्म्स कुछ नज़र आएंगी आपको जो आजकल ख़त्म हो चुकी हैं। फाइन, तो वो थोड़ा सा कई बार एंट्रेंस में पुरानी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छे अच्छे एंट्रेंसेज वाले टीचर्स जो होते हैं वो पुराने बेसिक्स पे रहते हैं, बेसिक्स पे रहते हैं वो। सो थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह, कंप्यूटर्स की जनरेशन्स कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, कौन से कुछ साइंटिस्टों का क्या रोल था। ठीक है, एकदम तो नहीं आए ना हमारे हाथ में, एकदम तो नहीं बने कीबोर्ड आई, हार्ड डिस्क आई, एसएसडी आई। कुछ और डिवाइसेस थे, जैसे पंच्ड कार्ड थे। तो पंच्ड कार्ड को किसने डेवलप किया था? आपका होना चाहिए, तो स्लाइड्स में भी नाम है ना? तो पंच्ड कार्ड को किसने इन्वेंट किया था? हरमन होलोरिथ ने। फाइन। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था, डेनिस रिची ने क्या बनाया था। ठीक है, हाँ, तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं साथ साथ में। फिर फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन की में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था? फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थे, है ना? फिर सेकंड जनरेशन में क्या आया? ट्रांजिस्टर्स आ गए। फिर थर्ड जनरेशन में आईसी आ गए, उनको होल्ड करने के लिए, ट्रांजिस्टर्स को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए। और फिर फोर्थ जनरेशन में, हाँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गई, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को। फाइन, और अब हम चलते जा रहे हैं, उसको बस इंक्रीज करते जा रहे हैं कि कितने ट्रांजिस्टर्स हम छोटी चिप में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम फिफ्थ जनरेशन पे आ गए। इंटरनेट कौन सी जनरेशन का पार्ट होता है? फिफ्थ का। 1990 में आया था ना। सो सबसे पहले WWW आया था, जिसको हम कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब। सो उसको लाने वाला था टिम बर्नर ली, टिम बर्नर ली। सो वहाँ से इंटरनेट का इरा स्टार्ट हुआ, और फिर 2010 तक वो भी अपने पीक पे पहुँच गया। फिर नाउ फिर वो फिर क्या है? सिक्स जनरेशन। आजकल आप सब सिक्स जनरेशन के स्टूडेंट हैं हम सब। तो सिक्स जेन में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अब तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, अब तो बस सारा फोकस ही AI ML। अब आप जहाँ पे जाओगे ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, सो इवन जो मैं MIT यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ पे हम तो सिर्फ MCA में, हमने MCA या M.Tech B.Tech वाले बच्चों को क्लासीफाई ऐसे किया कि B.Tech AI, B.Tech ML कि ऐसे, कि स्टार्टिंग से ही उनको स्ट्रीम डिफरेंट दे दी हमने, AI और ML। ये नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया उनको हमने किसी सेमेस्टर में। सो हर सेमेस्टर में फिर उनको उसी के बेस पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं आज की डेट में। आपको पता है डिमांडिंग एरिया, डिमांडिंग ये लाइन है आजकल सब जगह, AI की तो बात हो रही है। अब G7 का ग्रुप होने वाला है हमारा, है ना? ग्रुप G7 की मीटिंग होने वाली है, वहाँ भी देखना कुछ बात होगी AI की।
सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की कुछ कंट्रीज इसके अपोज करती हैं ये कि जो बिकॉज एआई की वजह से डीप फेक जो आ रहा है आजकल, है ना, पीछे ट्रेंड नहीं हुआ था डीप फेक, हर एक पॉलिटिशियन की वॉइस, वो फॉल्स वॉइस, डुप्लीकेट्स, वो चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई हैं। सो कुछ कंट्री डर गई, यूरोपियन यूनियन वगैरह, बट यूएस ने कहा, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है कि नहीं, हम तो आगे जाएंगे एआई के, जो साइड फैक्ट है होने दो, जो मर्जी होने दो, और इंडिया ने भी सपोर्ट किया था उसका, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे। सो हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं एआई में, बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी देखना आगे एआई में, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे। सो ये एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सही टाइम पे आप अगर एमसीए कर रहे हो इस टाइम तो बेटर है, अच्छा है, आपको मशीन लर्निंग और एआई का ही एक्सपोजर मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सी प्लस प्लस पाइथन में ग्रिप होनी चाहिए आपकी, और सी प्लस प्लस बेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे लॉजिक आता है। पाइथन से फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि पाइथन में जस्ट लाइब्रेरीज हैं, क्या है, सारी लाइब्रेरीज हैं, हाँ, उसमें अनलिमिटेड लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ करके हम एआई को डेवलप कर सकते हैं। बट सी प्लस प्लस और सी और जावा में इतनी लाइब्रेरीज नहीं है, इतने फंक्शन नहीं है कि ऐसे बड़े बड़ी प्रोग्राम्स को हम सेंसर को जैसे डिटेक्ट करके, है ना, ऐसे प्रोग्राम्स नहीं बना सकते। और एआई इज ऑल अबाउट सेंसिंग ऑब्जेक्ट्स और डेटाबेस, लार्ज डेटाबेस को डाल दो कंप्यूटर के अंदर, डाल दो उसको, और उससे पूछो कि बताओ ये क्या है, तो वो पूरा एनालाइज करके बताएगा कि ये क्या प्रॉब्लम है आपको। सो ये 6th जनरेशन जो एआई को डिवर्टेड है हमारी 6th जनरेशन, तो यहीं पे चल रहे हैं हम। जनरेशन खत्म हो गई, फिर सीपीयू बनने, पीसी बनने स्टार्ट हुए। पीसी में क्या था हमारे पास, सिंपल लैपटॉप आ गए हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, एक प्रोसेसर होता है, उसके अंदर रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, सबको पता है ये। सीपीयू होता है, सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। और मेमोरी बहुत सारे टाइप की होती है तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, ठीक है, मेमोरी समझ नहीं आती। तो थोड़ा सा मेमोरी में आपको थोड़ा, कल भी हमने मेमोरी का ये कुछ एक्सपोजर दिया था आपको कि जो मेमोरी थी क्या क्या होती थी। बिट सबको पता है, बिट क्या हो गया है, बिट क्या होती है, निबल क्या होती है, बाइट क्या होती है। डेटा एक्चुअल मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, वर्ड्स की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, नॉट बाइट की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि जो हमारे जेब में पैसे होते हैं तो वो किस में होते हैं, वो डिनोमिनेशंस की फॉर्म में होती है, नॉट 1 रुपी, इजंट इट। मैंने सोचा था कि ना, वो कल स्टूडेंट जिसने मुझे 1 रुपये दिया था कि मैं 5 रुपये उसके लिए मंच या उसके को लेके जाऊंगा, कहाँ है वो स्टूडेंट, आ जाइए। सो बच्चे वो भूल गया, मैं तो हेक्टिक था सोल्यूशन, ठीक है ना, कोई बात नहीं, डेली आपके 5 रुपये पे इंटरेस्ट मैं ढाता जाऊंगा ठीक है। अब आपको देख लो कि 10 रुपये की लेनी है तो थोड़ा सा वेट कर लो तब तक 10 रुपये बन जाएंगे वो। सो मेमोरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मेमोरी हमेशा कंफ्यूज करती है हमें, हम जो बोलते हैं हमें पता नहीं कि मेमोरी क्या होती है। तो थोड़ा सा मेमोरी के बारे में, मेमोरी वैसे जो कुछ स्टूडेंट्स आज कौन सा नया ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहा है बच्चा, आप आ रहे हो, दोनों आ रहे हो? अच्छा, फर्स्ट लगाई थी, सेकंड मिस कर गई थी आपने ओके, हाँ जी बच्चे आप बताओ, हाँ कहाँ से हो आप? 32 से डूइंग BCA। अच्छा, 5th सेमेस्टर में, सभी एक क्लासमेट कोर्समेट ही हो सारे तुम सब, ओके गुड। तो थोड़ा सा मेमोरी पढ़ा होगा, है? कौन से टीचर पढ़ाती हैं आपको? हिमानी, फंडामेंटल्स वगैरह कुछ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है। सो आपने तो लगाई थी क्लास ना? हाँ, सो मेमोरी का मुझे बताओ, सीपीयू के अंदर जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, ये नहीं कि जो बॉक्स की बात कर रहे हैं हम, सीपीयू मींस प्रोसेसर ना, जो चिप होती है हमारी, जो सीपीयू बना होता है, उसके अंदर कौन सी मेमोरी होती है? उसके अंदर कौन सी मेमोरी होती है? रैम उसके अंदर होती है या बाहर होती है? हाँ, रैम तो पता ही आपको। जब हम मेमोरी की बात करें, अकेले हम मेमोरी की बात करते हैं, जब सिर्फ हम मेमोरी लिखते हैं ना, सिर्फ मेमोरी, कुछ नहीं लिखा, बस आगे मेमोरी लिखा, तो इसमें रैम। सो सिंपल, ये जो मेमोरी वर्ड है, इट मीन्स इट इज रैम। वी आर टॉकिंग अबाउट रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बट सीपीयू जो हमारा है, प्रोसेसर है जो हमारा, ऐसे होता है जो प्रोसेसर, ऐसे प्रोसेसर बना होता है ना, ऐसे चिप होती है प्रोसेसर की जो हम फिट करते हैं उसको, है ना, ये पिन्स बनी होती हैं उसमें, ऐसे पिन्स बनी होती हैं। इसके अंदर
जो मेमोरी होती है वो, एक तो उस लड़के ने बोला कैशे मेमोरी होती है, बिल्कुल कैशे मेमोरी इसके अंदर ही आती है और कहीं नहीं मिलेगी आपको। रैम तो मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड हो गया हमारा, मदरबोर्ड पे यहाँ लगा दिया हमने प्रोसेसर और यहाँ पे आ गई रैम के स्लॉट्स, यहाँ रैम आ गई हमारी, क्या आ गई यहाँ रैम। तो रैम तो यहाँ फिट होती है, ऐसे ऐसे रैम फिट होती है। अब इसके अंदर आ गई कैशे मेमोरी, कैशे इसके अंदर ही होती है, ठीक है। कैशे थोड़ा सा पता होगा आपको, बताऊंगा थोड़ा सा पढ़ना कैशे के बारे में। और एक और मेमोरी होती है कैशे। तो देखो नॉट नेसेसरली कि हर प्रोसेसर में कैशे हो, नॉट नेसेसरी, ये आपकी चॉइस है, ये चॉइस है, ये ऑप्शनल है कि आप प्रोसेसर आपने लेना है जिसमें कैशे मेमोरी है या नहीं लेना जिसमें कैशे मेमोरी नहीं है। जिसमें कैशे मेमोरी नहीं है वो सस्ता पड़ेगा प्रोसेसर आपको, ठीक है, 2-3 हज़ार रुपया, और जिसमें कैशे मेमोरी लगी हुई है वो महंगा पड़ेगा आपको। बट नॉट नेसेसरली कि कैशे के बिना हमारा प्रोसेसर नहीं चलेगा। एक और मेमोरी होती है जो होती है हर प्रोसेसर्स में, उसे कहते हैं रजिस्टर्स, उसे कहते हैं रजिस्टर्स। तो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। आपने जो CSA पढ़ा होगा आपने, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जो रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, वो वाले सारे, वो होती है मेमोरी CPU के अंदर, वो होती है CPU। तो CPU के अंदर जो मेमोरी होती है मेनली, जो जहाँ से डाटा वो अपने आपस में लेता है, देता है, किसी कंपोनेंट्स को देता है, ठीक है, वो है रजिस्टर्स के। तो दैट इज रजिस्टर मेमोरी। इसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी मीन्स CPU रजिस्टर्स, CPU रजिस्टर्स, CPU रजिस्टर्स। तो ये मेमोरी होती है CPU के अंदर। अब रजिस्टर है बेचारे, छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर सिर्फ एक डाटा ही स्टोर कर सकता है, चाहे वो 64 बिट का रजिस्टर है या 32 बिट का रजिस्टर है, सिर्फ एक ही बिट वो स्टोर करेगा। तो जितने रजिस्टर होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा मेमोरी है। कितनी मेमोरी बन जाएगी इसकी? 64 किलो बन जाएगी, 1 MB बन जाएगी, इतनी की मेमोरी होती है इसके रजिस्टर्स की मेमोरी। जितने रजिस्टर उतनी मेमोरी। तो ये होती है इंटरनल मेमोरी CPU के अंदर। फाइन। अब प्रोसेसर का और रैम का डायरेक्ट लिंक होता है, मदरबोर्ड पे डायरेक्ट लिंक होता है। रास्ते बनाए होते हैं, पाथ बनाए होते हैं हमने, जो सीधा CPU को प्रोसेसर से जोड़ देते हैं, और किसी के साथ प्रोसेसर का लिंक नहीं होता, डायरेक्ट लिंक नहीं होता। तो रैम का लिंक होता है। फाइन। रैम का लिंक हार्ड डिस्क से होता है। ये हार्ड डिस्क आ गई हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, उसको तो साइड में लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं हम। ये हार्ड डिस्क होगी हमारी, हार्ड डिस्क, इसका लिंक यहाँ होता है रैम के साथ। तो हार्ड डिस्क भी मेमोरी है ना। आप लोगों को सर हार्ड डिस्क तो मेमोरी होती है, उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी मेमोरी। एक मेमोरी और होती है, यहां लगी होती है रोम, रोम सेल। एक रोम यहां बनी होती है, मदरबोर्ड के अंदर बनी होती है, वो मदरबोर्ड के अंदर बनी होती है। अब उसे भी मेन मेमोरी बोलेंगे, उसे मेन मेमोरी। रोम इज अ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। कितने नाम आ गए अब बताओ मुझे। तो अब मैं पूछता हूं आपसे कि जब हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, जब हम मेन मेमोरी लिख रहे हैं कहीं पे, इसका मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं, रोम और रैम एंड रोम। पहले रोम और फिर रैम। जब सिर्फ अकेली मेमोरी है, जब अकेली मेमोरी की बात कर रहे हैं, इट मींस रैम, इट मींस रैम। जब हम ऑक्सिलरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, ऑक्स मेमोरी, इट इज कैशे मेमोरी। जब इंटरनल मेमोरी की बात कर रहे हैं, इट इज रजिस्टर्स, CPU रजिस्टर्स। जब सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इट इज हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, टेप, फ्लॉपी डिस्क, CDs, DVDs, like these, like these. ये है, ये कहानी है SSD। तो इतने टाइप्स की मेमोरी है ये। तो ये क्लियर होना चाहिए खासकर IT प्रोफेशनल्स को कि कौन सी मेमोरी से डील करना है आपको। हर मेमोरी का अपना अपना रोल होता है।
हर मेमोरी का अपना रोल होता है, ठीक है। तो जो सीपीयू के अंदर बनी होती है, जिससे सीपीयू बना होता है, तो रजिस्टर होती है, तो उसकी बिल्ट इन मेमोरी होती है, रजिस्टर से ही सीपीयू बना होता है, ठीक। कैशे मेमोरी को आपको पता है, कैशे मेमोरी को बेचारे सीपीयू के अंदर तो सिर्फ रजिस्टर्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, हर चीज वो रजिस्टर में डाटा ट्रांसफर करेगा, रजिस्टर्स को सेंड करेगा। सो सीपीयू और रैम के बीच में हम कैशे मेमोरी को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बीच में? हाँ, जस्ट कैटालिस्ट है। कैशे मेमोरी क्या है? एक कैटालिस्ट जो आपके प्रोसेस को फास्ट कर देता है, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। सो बट ये चीजें डिटेल में हम करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, खुद पढ़ के आओगे ये चीजें तो अच्छा लगेगा आपको। तो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, क्या पढ़ना है आपको, ये चीजें देखो, आप पढ़ोगे तभी इंटरेस्ट लोगे, तभी ये चीजें समझ आएंगी। इतनी डिटेल में चीजें हैं कि कोई टीचर नहीं कराएगा आपको डिटेल में, ऐसा क्यों? फिर तो टाइम सिलेबस नहीं पूरा होगा हमारा, 2 साल लग जाएंगे फिर तो, ठीक है। सो क्वालिटी टाइम निकालो अपना, ये भी क्वालिटी टाइम में काउंट करो इसको, कि नहीं मुझे हाफ एन आवर थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ देखना है मेमोरी के बारे में। कितनी चीजें आपको मिल जाएंगी आज की डेट में, आज की डेट में तो नेट में सब कुछ अवेलेबल है। AI आपको, कैपिटल आपको बहुत कुछ दे देगा निकाल के, बहुत कुछ निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। करोगे ना ये सारा, पढ़ोगे। सो हाँ, तो ये सब कुछ पढ़ना है आपने। इवन कल परसों की बात है, कल कोई PhD का कोई इंटरव्यू था हमारे MIT में, तो जो डीन मैम थी वो कह रहे थे सर कि आजकल के प्रोफेसर को पुरानी चीज़ें, बच्चों को पुरानी चीज़ें तो पता ही नहीं। वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो किसी ने उन्होंने पूछा होगा, किसी टीचर ने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे वो, PhD का जो वाइवा देने आए थे, कि उन्होंने पूछा कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, बूटिंग की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती है, कौन सी मेमोरी से मिलती है? उन्हें ये नहीं पता था, ठीक है। वो उसका थोड़ा टफ सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बट ये आंसर था उसका कि रोम से। आपने 2 मिनट में आंसर दे दिया। तो ये चीजें भी आज की डेट में ये नहीं कि खत्म हो गई हैं, कि रोम का रोल ही नहीं रहा कोई आजकल, ठीक है। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। पहली इंस्ट्रक्शन कहाँ होती है? रोम से। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं, किसी भी मोबाइल को या PC को या लैपटॉप को हम ऑन करते हैं, तो पहले रोम एक्टिवेट होती है हमारी। रोम कहाँ होती है? पोजीशन मैंने सबको, सबकी पोजीशन बता दी मैंने, कौन सी मेमोरी कहाँ होती है। रोम मदरबोर्ड के साथ ही आती है। जब मदरबोर्ड लोगे, उसके साथ ही बिल्ट इन रोम मिलेगी आपको। एक सेल होता है रोम, ठीक है। रोम की जो टाइप है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, ये फ्लैश मेमोरी टाइप होती है ये, ठीक है। फ्यूजेस बने होते हैं इसके अंदर, परमानेंट मेमोरी है रोम। तो एक सर्किट बना होता है रोम का, वो मदरबोर्ड के साथ ही बिल्ट इन बन के आता है आपके पास। और जैसे आप मदर सिस्टम को कभी कभी ऑन करते हो, तो उससे रोम चार्ज होती रहती है, उसका सेल चार्ज होता है, उसमें एक सेल पड़ा होता है, जैसे हमारी वॉच में सेल होता है, क्लॉक हो, तो उससे क्लॉक भी आती है, उसमें सेल, तभी क्लॉक भी चलती है, तो उससे रिचार्ज होता रहता है रोम, ठीक है। फिर रैम कहाँ होती है? रैम मदरबोर्ड पे स्लॉट्स बने होते हैं। रैम को हम प्लग एंड प्ले कहते हैं, उसको हमने प्लग इन करना होता है रैम को, ठीक है। जस्ट प्लग एंड प्ले डिवाइस है रैम, कोई इसमें पावर कनेक्ट नहीं होती, पता ना, एक सिंपल सी स्ट्रिप होती है बस, मार्केट से लाओ और उसको प्लग फिट कर दो मदरबोर्ड में, इट विल स्टार्ट वर्किंग। कुछ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बना होता है उसके अंदर। तो दैट इज प्लग एंड प्ले। और हार्ड डिस्क तो पता ही आपको, सेपरेटली हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, मदर उस पर कैबिनेट के अंदर डालनी पड़ती है, उसको पावर चाहिए होती है, उसको सेटिंग चाहिए होती है, जंपर्स लगाने पड़ते हैं हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है। पोर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसको जोड़ना पड़ता है अच्छी तरह। और बाकी कैशे मेमोरी CPU के अंदर ही आती है, नो डाउट। पर अंदर का मतलब ये नहीं कि अंदर तो उसकी रजिस्टर्स होते हैं। कैशे एक इंटरफेस है। कैशे क्या है? एक इंटरफेस, कि मान लो ये CPU है, यहां पे लगी हुई है कैशे, ऐसे बनी हुई है, दैट्स ऑल। एडिशनल मेमोरी बाहर बनी हुई है वो उसका रोल अंदर से कोई नहीं है कैशे मेमोरी का। अटैच है, CPU के अंदर है, CPU के अंदर है, बट उसका कोई रोल नहीं है जब तक हम यूज नहीं करते उसको। हेलो, हाँ जी, ठीक, ठीक है। मैं ना अभी बस क्लास में हूँ, मैं क्लास में फिर जब जैसे ही वाइंड अप होती है ना क्लास, फिर मैं आता हूँ 2 मिनट आपके पास, ठीक है। ओके ओके।
सो ये कैशे है। तो जैसे हम अभी कुछ नहीं आई, मोबाइल अभी प्रोसेसर लगा हुआ है, अब जैसे हम सिस्टम को ऑन करेंगे इंस्ट्रक्शन आनी जानी स्टार्ट होंगी, तो जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू से आएंगी जाएगी तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ होके जाएगी, पहले कैशे मेमोरी में, फिर रैम पे जाएगी, रैम से मॉनिटर पे आएगी हमारे। अब वो कैशे मेमोरी का रोल है बस, कि अब क्यों रोल है कि जब अगर मान लो अगर सीपीयू को अब डाटा, ये सीपीयू है हमारा, अब सीपीयू को डाटा चाहिए तो यहीं से उठा लेगा वो, देखो कितने कितने पास है उसके पास, ये रैम यहाँ से है। और कल मैंने आपको बताया था स्पीड का क्या फर्क होता है, कैशे 5 टाइम्स फास्टर है देन रैम। तो अगर हम हर डाटा सीपीयू को मान लो कैशे मेमोरी से मिलता है, अगर हर डाटा सीपीयू को कैशे मेमोरी से मिलता है तो हमारा सिस्टम बहुत फास्ट लगेगा आपको, 5 टाइम फास्टर हो जाएगा वो, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा वो, फास्टर। ठीक है, तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डाटा आपके कैशे मेमोरी में पड़ा होता है। जितना डाटा कैशे मेमोरी में होगा उतना सिस्टम जल्दी फास्ट काम करेगा। बट नॉट नेसेसरली कि ऑल डाटा इज देयर इन कैशे मेमोरी, ये भी जरूरी नहीं होता कि हर डाटा कैशे मेमोरी में हो, ये जरूरी नहीं होता। सिर्फ कैशे में होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा ही कैशे में होता है, जिसको बार बार सीपीयू को चाहिए होता है, वो सीपीयू वो कैशे मेमोरी में होता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ जाता है। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है कैशे मेमोरी से, बट जैसे मैंने बताया था कि सबकी स्पीड सेम ही लगती है हमें, तो बिना कैशे वाला भी देखो तब भी स्पीड सेम लगेगी, कैशे वाला देखो तब भी स्पीड सेम लगेगी। रजिस्टर्स फास्टेस्ट होते हैं। रजिस्टर तो जस्ट एक सेल है, वो तो जस्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉक साइकिल है, तो रजिस्टर की स्पीड होती है 1 क्लॉक साइकिल, दैट्स ऑल। ब्रॉडली कह लो 1 नैनो सेकेंड। तो रजिस्टर्स की स्पीड क्या होती है, 1 नैनो सेकेंड, 1 क्लॉक साइकिल में काम कर देते हैं वो। लाइक फ्लिप फ्लॉप्स, वी आर लाइक फ्लिप फ्लॉप। एक क्लॉक पल्स दिया, काम कर दिया उन्होंने, बस डाटा ट्रांसफर कर दिया। कैशे मेमोरी 10 नैनो सेकेंड से लेके 20 नैनो सेकेंड तक ले लेती है कैशे मेमोरी, ठीक है। और रैम तो बताई थी मैंने 100 के आसपास, नैनो सेकेंड के आसपास। तो ये मेमोरी का रोल। तो ये मुझे एक आप बनाओगे, एक सिनॉप्सिस बनाओगे मुझे आप, जैसे असाइनमेंट्स बनाते हैं कॉलेज में आप, ठीक है, मेमोरी के ऊपर, ठीक है। मेमोरी हायरार्की बनाना, उसमें स्पीड वाइज, कैपेसिटी वाइज कौन सी मेमोरी पहले आती है, कौन सी कम स्लो है, कौन सी फास्ट है, ठीक है, और कैपेसिटी वाइज कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, मैंने सब कुछ बता दिया। बस आप इसको प्रॉपर एक असाइनमेंट बना के सारे मेमोरी, ऑल टाइप ऑफ मेमोरीज 2 पेजेस की, एक कम से कम 2-3 पेजेस की आप बना के लाओगे मुझे, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एंट्रेंस में, फिर जरूरत ही नहीं है कुछ मुझे और कराने की, फिर अगर आप ये सब कुछ खुद करके ले आते हो तो 2-3 पेजेस का, ठीक है। सो अब हमने क्या किया था, फिर हमने कंप्यूटर्स बताया था कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जनरेशन आपने सारी पढ़ ली थी ना, ये सारी की सारी हमने कर लिया था, जनरेशंस और ये चीज़ें, इनपुट, हाँ इनपुट डिवाइसेस, ये आ गया हमारा, हाँ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। वो ये वॉन न्यूमैन ही है बिकॉज मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को हम टॉप पे रखते हैं इसको, दिस इज अ रैम, ठीक है। ये सीपीयू के अंदर तो नहीं होती, बट सीपीयू के साथ जुड़ी होती है, इसलिए हम दिखाते हैं इसको, बट दिस इज अ रैम, नॉट कैशे मेमोरी, नॉट रजिस्टर्स, दिस इज अबाउट रैम, क्योंकि जो डाटा होता है स्टोर सबसे पहले हमारा वो रैम में होता है स्टोर, किस में होता है, रैम से। फिर रैम से जब हम उसको आगे पीछे ले जाते हैं, ठीक है, फिर वो कैशे मेमोरी में, या आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैं और देता हूँ। देखो कल मैंने मेमोरी को आपको समझाया था ना कि मनी से कैसे रिलेटेड है, तो आज थोड़ा सा उसको 1-2-3 चीज़ें और क्लियर करता हूँ, मेमोरी से मनी का क्या लेना देना है, और एक थोड़ी सी खाली सी स्पेस मिल जाए अगर कोई स्लाइड, हाँ ये आज इतना काफ़ी है। सो देखो अब 3 टाइप की मेमोरीज का मैं रिलेशन बता रहा हूँ आपको, ये 3 टाइप की इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं,
इनका क्या रिलेशन है? पहले कैशे मेमोरी, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क, ठीक है, या एसएसडी, कोई भी। कि ये तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले जो डेटा होता है रैम में होता है, हमारा कुछ भी करना होता है रैम में, है ना। नाउ जैसे हमारे पास डिफरेंट जगह पे पैसा पड़ा होता है, प्लेसेस ऑफ मनी, हमारा पैसा कहां कहां पड़ा है? वैसे लगता है धड़कन जैसे क्लासेस लगाई हो मेरी, बोलो ऐसे कि कई बार ऐसा होता है। हाँ जी, कहां कहां पड़ा होता है पैसा हमारा? कैसे कहां पड़ा होता है पैसा? हाँ, पॉकेट पे, बैंक में, डन, ठीक है। 3 चीजें मान के चले हम। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट पैसा कहां होता है? बैंक में। सो HHD लाइक बैंक। क्योंकि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क। उससे कम पैसा कहां पड़ा होता है? घर पे, होम। और उससे भी कम कहां पड़ा होता है? पॉकेट। बिल्कुल सेम। सो दिस इज द रिलेशन, बिल्कुल सेम। कैश मेमोरी एक पॉकेट मनी है, इट्स लाइक अ पॉकेट मनी। ये अब देखो कैसे, अब किस में कितना टाइम लगता है एक्सेस करने में, यहां से आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, इससे कंपेयर कर सकते हो कि अगर फटाफट पैसा देना हो तो सबसे जल्दी पैसा कहां से निकलेगा? पॉकेट से निकलेगा, होम से निकलेगा, या बैंक से निकलेगा? पॉकेट से निकलेगा, तो सबसे फास्ट डेटा कैश मेमोरी से निकलेगा, ठीक है, इजंट इट? बट जो पॉकेट मनी सारा काम नहीं कर सकती। पॉकेट मनी में हम पूरे दिन का ट्रांजैक्शन इतना पैसा नहीं ले सकते कि पूरे दिन का या पूरे एक महीने का, हफ्ते का हम काम चला लें, इतना पैसा पॉकेट में हम लेके चले, नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए होम में हम पैसा हम घर पे रखते हैं महीने का जुगाड़ करके कि एक महीने का काम चल जाएगा हमारा। तो इसलिए पैसा वो सब चीज़ों को कैटर करता है। इसलिए मेमोरी में हर चीज़ मेमोरी में होती है, रैम में होती है। फिर रैम से थोड़ा सा उठा के हम कहाँ डाल देते हैं? वही पॉकेट में, ठीक है, पॉकेट में डाल लेते हैं और डेली का काम करते हैं, चलो आज का काम हो जाएगा हमारा। सो दिस इज लाइक अ कैश मेमोरी। और पता ही है बैंक में तो पड़ा है, पता ही नहीं हमें कब से कब पड़ा है, ठीक है, कितना पड़ा है। सालों बाद एक बार यूज़ करते हैं उसको, महीने में कभी भी यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं आजकल तो। सो दिस द रिलेशन, पॉकेट मनी, होम मनी एंड बैंक मनी, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा सारा ये कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है मनी का, कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे बूटिंग कैसे होती है। फिर रोम ने तो इंस्ट्रक्शन दे दी हमें। रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है हमारा, ठीक है ना। रोम के अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्राम होता है जिसको बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। वो इसलिए होता है, हाँ, ये बताने के लिए कि जो आप सिस्टम जिसका आपके पास जो सिस्टम है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी बेसिक चीज़ें क्या क्या है उसके अंदर। बिकॉज ये जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना, जब ये कंप्यूटर बना 1960s में बना, अच्छी तरह डेवलप हुआ। 1970s की बात करें, चलो, जब 1970s में प्रॉपर पहला माइक्रो कंप्यूटर बना, हमारा पर्सनल कंप्यूटर बना, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लेमैन को, नॉर्मल लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आएगी कि रैम क्या है, रोम क्या है, पोर्ट्स क्या है, प्रोसेसर क्या है ना, उसको नहीं पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। तो आप ऐसे करो, एक प्रोग्राम बनाओ, कंपनी ने बोला, उस प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करो और दिखाओ स्क्रीन पे कि जैसे ही बंदा ऑन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसके सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कनेक्टेड है ना। तो उसे कहते हैं बायोस। तो इसलिए बायोस बनाना वहाँ से बना कि बायोस क्या करता है, नो डाउट कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, बूटिंग सीक्वेंस होती है, पर उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ये दिखाता है हमें, ठीक है, कि प्रोसेसर कौन सा है आपका, रैम कौन सी है, कौन कौन से पोर्ट्स लगे हुए हैं, कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं है, माउस कनेक्टेड है या नहीं है, सब चीज़ें दिखा के फिर वो बूट करता है आपके सिस्टम को। फिर वो बूट करता है, बूट मीन्स वो आपको होम स्क्रीन पे ले आता है, विंडोज़ पे ले आता है आपको, डेस्कटॉप पे ले आता है आपको। तो उसे तब वो रैम हो जाती है, तब क्या हो जाती है वो, तब वो रैम में होता है, बस फिर रोम का काम खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें
एक सीक्वेंस में बनाई हैं साइंटिस्टों ने, पर बहुत कम बच्चों को ये चीज़ें पता होती हैं कि रोम, ठीक है रट्टा मार लेते हैं, रोम के टाइप्स मुझे पता है, आपको आते होंगे, आपने भी रट्टा मारा होगा, रोम, ई रोम, पी रोम, बस लिख के आगे, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। बट वो उसका रोल क्या है रोम का, ये हमें पता होना चाहिए अच्छी तरह कि क्या रोल होता है रोम का, रोम कहाँ होती है, कैसे रोम वर्क करती है, परमानेंट मेमोरी है, रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। फ्यूजेस बने होते हैं इसमें, फ्यूजेस की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है हमारा, ठीक है। जैसे पेन ड्राइव बनी होती है, बिल्कुल रोम उसी तरीके से बनी होती है। पेन ड्राइव एंड रोम आर सेम थिंग, पेन ड्राइव एंड रोम आर सेम थिंग, दोनों की टेक्नोलॉजी सेम होती है। सो ये सब कुछ हमें मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए। सो उसके बाद फिर हम सीपीयू के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते थे, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड, यहाँ पे हम पहुँचे थे। तो हाँ, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हाँ, आजकल एनालॉग तो मैंने बोला खत्म ही हो गए हैं, सिर्फ क्या रह गए हैं, हाइब्रिड रह गए हैं, ठीक है, हाइब्रिड रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, ये डिस्कस कर ही लिया था हमने। ये 4 टाइप के आपको, आपने मुझे बताया था 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। आज जो अब तक कंप्यूटर बने हैं सारे के सारे, वो 4 टाइप के कंप्यूटर्स बने हैं, डिपेंडिंग ऑन द पावर, डिपेंडिंग ऑन पावर, कि कितनी कौन पावरफुल है। जैसे हम कहते हैं ना कि मोस्ट 5 पावरफुल कंट्रीज वगैरह, आजकल तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 4 कंप्यूटर कौन कौन से हैं। नंबर 1 सबसे पावरफुल कौन सा है, ठीक है, या इसको यूएस मान लो, जैसे यूएस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। उससे कम क्या है, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। सो मेन फ्रेम, क्या इसमें क्या फ़र्क होता है, सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट क्यों है, बता सकते हो कि वाई सुपर कंप्यूटर सो फास्ट? नहीं वो ठीक है कि सुपर कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों है, यूएस इतना पावरफुल क्या है, क्यों है, क्यों, क्या उसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं पता हो ना, आजकल तो न्यूज़ हर डेली आपको दिखा रहे हैं वो, है ना। थोड़ी ऐसे न्यूज़ देख लिया करो, आप देख लिया करो। सो कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं यूएस के पास, बहुत सारे हैं, 5000 है। क्या है, 5000। मान लो एक वेपन को आप प्रोसेसर मान लो, क्या है वो, पावर होती है, वो किसी कंट्री की पावर होती है। तो एक प्रोसेसर को एक न्यूक्लियर वेपन माना, तो सोचो कि यूएस में कितने कितने प्रोसेसर लगे हैं उसके अंदर, 5000। तो और एक किसी बंदे के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक प्रोसेसर है, तो भैया वो इतना फास्ट पावरफुल कोई होगा। तो प्रोसेसर जिस सिस्टम में सिर्फ एक सीपीयू लगा हुआ है वो इतना फास्ट नहीं होगा। सुपर में 5000 के आसपास प्रोसेसर लगे हैं, तो सोचो कितना फास्ट होगा वो। सो दिस द डिफरेंस, ठीक है, प्रोसेसर्स का डिफरेंस, प्रोसेसर्स का डिफरेंस। हाँ, वो भी क्वांटम, देखो वो उसमें क्या था, क्वांटम कंप्यूटर थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें काउंटिंग, उसमें आ गई हमारी एक कोर्स आ गई प्रोसेसर के कोर। लेकिन इसमें क्या आ गया, पैरेलल आर्किटेक्चर। पहली बात है कि सुपर कंप्यूटर्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी है पैरेलल कंप्यूटर्स, दिस कम्स अंडर पैरेलल कंप्यूटर। ये टेक्नोलॉजी अलग है, ये टेक्नोलॉजी अलग है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, दुनिया में एक बंदा ऐसा हुआ है जो इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, रावण। वो भी पता नहीं सच्ची था या नहीं था। रावण के कितने मुंह थे, 10। सोचो 10 टांगे, 10 हाथ सब और हो जाएं तो कितना पावरफुल बन जाएगा बंदा वो। उसको सिर्फ मुंह 10 थे, टांगे भी उसी के अकॉर्डिंग लगा दो, हाथ भी उसी के अकॉर्डिंग लगा दो, तो वो पर्सन वाज बेस्ड ऑन पैरेलल आर्किटेक्चर। ऐसे होते हैं, आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है, टोटल बनना ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो सुपर कंप्यूटर पैरेलल आर्किटेक्चर में बने होते हैं, वो मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, आपस में इकट्ठे एक साथ काम कर रहे होते हैं, कोई वो काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, फटाफट काम करके उड़ा देते हैं वो, जब इतने प्रोसेसर लगे होते हैं। सोचो ना कलेक्टिवली कितनी पावर बन जाएगी। जब एक प्रोसेसर इतना फास्ट है तो 100 प्रोसेसर मिलकर कितने फास्ट बन जाएंगे वो। सो दैट्स टोटली डिफरेंट आर्किटेक्चर, ठीक है। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, एक जो मैंने बोला इनका आर्किटेक्चर, ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इन्हें कहते हैं MIMD। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल डेटा एक साथ ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दे कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड मल्टीपल डेटा।
क्लियर? तो जैसे मैंने कहा था कि हम इंडिया में जैसे इसरो हमें सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो जो बेंगलुरु में इसरो का जो हेडक्वार्टर है उसमें सुपर कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है? तो वो कितने साइंटिस्ट बैठे होते हैं, 100-200 साइंटिस्ट बैठे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं। वो व्हाट्सएप पे मैसेज कोई कर रहे थे एक दूसरे को, वो उसको हैंडल कर रहे होते हैं। भाई 100 बंदे एक साथ लगे हुए हैं, इसका मतलब सिर्फ एक कंप्यूटर पे 100 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, 100 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इट्स ओनली पॉसिबल इन सुपर कंप्यूटर। तब जाके वो सैटेलाइट लॉन्च होता है, जब इतनी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं एक साथ, ठीक है? सो उसके बाद मेन फ्रेम। अब मेन फ्रेम हम जैसा ही है, इतना पावरफुल नहीं है, वो बिल्कुल पैरेलल आर्किटेक्चर पे बेस्ड नहीं है, वो नॉर्मल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसमें बट अब एक बंदे को तो भगवान ने रावण को बना ही ऐसे दिया कि 10 मुंह जब पैदा हुआ, 10 मुंह थे, 10 टांगे थी, 10 हाथ थे। एक ऐसा किया कि 10 बंदों को मिला के, रावण ऐसे बंदों को मिला के इकट्ठा जोड़ दिया, साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने इकट्ठा करके, ऑपरेशन करके इकट्ठा बना दिया। वो है तो वो भी रावण जैसा ही है, बट नाउ दिस इज अ डिफरेंस, क्योंकि है 10 बंदे हैं, वो नाउ जुड़े हुए हैं आपस में। क्या हुए? हाँ, चिप्स अलग अलग लगी हुई, ठीक है? सो नाउ उसमें भी प्रोसेसर मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, बट वो एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर। सो दिस इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है? सो ये भी मिम्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल डाटा लेते हैं ये भी, फाइन। पर ज्यादा इनका रोल होता है, लार्ज डाटा को हैंडल करना, दैट्स ऑल। लार्ज डाटा को हैंडल करना, ना कि कैलकुलेशंस करना, ठीक है? तो जैसे हमारे पेरेंट्स कई बार कहते नहीं, मम्मा पापा कई बार मम्मा को तंग कर देते हैं, है ना? तो कई बार मम्मा कहती काश 10 होती मैं, है ना, मेरे 10 हाथ होते। मम्मा भी ऐसे कह देती कि 10 होती है। तो वो जब वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तब मेन फ्रेम हमारा काम आ जाता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, वो आपस में काम बांट लेते हैं एक दूसरे को, वर्क डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? ये एजुकेशन पर्पज में होता है। एजुकेशन में मेन फ्रेम कहाँ मिलेंगे आपको? यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, आज की डेट में लगा हुआ है मेन फ्रेम। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है ये, ठीक है? कंपनीज में नहीं इतना यूज करते उसको, ठीक है? कंपनी में सर्वर्स होते हैं। थर्ड कौन से आगे फिर? सर्वर्स, मिनी कंप्यूटर, ये आगे मिनी कंप्यूटर, इन्हें सर्वर कहते हैं। सर्वर नॉर्मल पीसी होते हैं, सिंगल प्रोसेसर, बस सिंगल प्रोसेसर, बाकी कुछ सेम, बस 2 चीजें फालतू होती है, एक्स्ट्रा होती हैं, रैम ज्यादा होती है और हार्ड डिस्क ज्यादा होती है। रैम ज्यादा, हार्ड डिस्क ज्यादा, पोर्ट्स ज्यादा, बस दैट्स ऑल। प्रोसेसर नॉर्मली होते हैं वही जो हम यूज करते हैं, प्रोसेसर एक ही होगा, ठीक है? तो दे आर सर्वर्स, एक ही प्रोसेसर होगा, जैसे आपके मान लो लैपटॉप में लगा हुआ है, बट आपकी लैपटॉप में जो रैम है वो 4 GB 8 GB होगी, सर्वर में भी 64 GB, ठीक है? अब कहोगे सर 64 GB क्यों? बिकॉज उसका जो मदरबोर्ड होगा थोड़ा बड़ा होगा, उसमें 4 स्लॉट्स लगे होंगे रैम के, उसमें 4-5 हार्ड डिस्क लगा सकते हो आप, तो दैट इज सर्वर, बस। बाकी नॉर्मल है। कई बार जैसे भगवान हमें किसी बंदे को हट्टा कट्टा पैदा कर देता है ना, तो वो हो गया सर्वर, ज़्यादा ही पावर दे देता है बंदे को, पर है तो नॉर्मली इंसान, ह्यूमन बीइंग है ना वो, ठीक है? सो दैट्स, ये जो टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये है SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा। चाहे सर्वर हो चाहे पीसी हो, भाई एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम में करेगा, क्योंकि सर्वर पे भी एक बंदा काम करता है और पीसी भी एक बंदा काम करता है, तो एक टाइम में वो एक बंदा एक ही इंस्ट्रक्शन देगा ना वो। और चौथा सबसे कम आ गया हमारे पास, डेस्कटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, पाम टॉप, सारे इसी एक ही चीज है, ये सब एक ही चीज है। ये भी सिंगल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा, ये सिंपल है। इसमें बेचारे में जो नॉर्मल पीसी, इसमें नॉर्मल रैम, जनरल हार्ड डिस्क, नॉर्मल हार्ड डिस्क, सब कुछ नॉर्मल। तो ये कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है डिपेंडिंग ऑन देयर पावर,
कितने पावरफुल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से नहीं। ठीक है। अब आजकल आपने सुना होगा कि जब हम पेंटियम की बात करते हैं, जब कोई प्रोसेसर लेते हो तो आपको समझ नहीं आता कि प्रोसेसर कौन सा लें। पेंटियम 4 तो बोलेंगे, वो 3.2 गीगाहर्ट्ज भी बोलेंगे। अब बोलेंगे सर i3 ले लो, i5 ले लो, i7 ले लो, i9 ले लो। 3 तो अब ऑब्सोलीट हो गया, 5, 7, 9 में से मिलेगा कोई आपको। ठीक है। अब ये क्या है, i3 ये कोर होते हैं, कोर कोर कोर। ठीक है। अब कोर क्यों? क्योंकि साइंटिस्टों को ये होता है कि प्रोसेसर को हम थोड़ा और फास्ट बनाएं, जैसे कि हमारे मेन फ्रेम है, जैसे हमारे सुपर कंप्यूटर है। अब वो सुपर कंप्यूटर को तो बना ही नहीं सकते, बिकॉज उसका आर्किटेक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है, पैरेलल आर्किटेक्चर है। उसके लिए तो इतना बड़ा सीपीयू चाहिए हमें, इस कमरे में तो आएगा भी नहीं इतना बड़ा सीपीयू। अगर हम पैरेलल बनाएंगे और 50-60 प्रोसेसर लगाएं तो उसका साइज इस कमरे में भी नहीं आएगा। अब सोच लो भाई, इतना कौन बनाएगा? कोई ऐसा इतना बड़ा क्या चाहिए हमें, क्यों चाहिए? तो वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज है उनके लिए पॉसिबल है। ठीक है। तो इसलिए बट वो सोचते हैं कि यार हम जो सिंगल प्रोसेसर है, जो सिंपल, उसे हम कैसे फास्ट करें। तो उसमें फास्ट करने के लिए पैरेललिज्म, इसे कहते हैं पैरेलल कंप्यूटर, पैरेललिज्म, डिग्री ऑफ पैरेललिज्म लेके आनी है हमने। वो हम कैसे लेके आ सकते हैं? वो सिंगल प्रोसेसर में अगर हमको कोर्स में डिवाइड कर दें, किस में डिवाइड कर दें? कोर्स में, तो थोड़ी सी डिग्री ऑफ पैरेललिज्म आ जाएगी उसके अंदर, थोड़ी स्पीड फास्ट बन जाएगी उसमें। ठीक है। सो एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन आया था, आईएएस का क्वेश्चन था, ये जेएनयू का था, पता नहीं आईएएस का क्वेश्चन था, किससे पूछा था कि ये जितने कोर्स बने हैं, ये पहले आया था डुअल कोर टू डुअल या डुअल कोर में दो होते थे, दो कोर। पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंटेल ने i3, i5, i7, i9, i11 ये निकालना स्टार्ट कर दिया। तो उसने पूछा कि ये i3, i5, i7, i9 9 ही क्यों, i4, i6, i8 क्यों नहीं? क्वेश्चन बट ये आईएएस का था, यूजीसी नेट का क्वेश्चन था शायद। ये बता सकते हो क्यों? थोड़ा गेस कर सकते हो कि i3, i5, i7 कहां से लिया कॉन्सेप्ट ये? क्योंकि हमारी एक ऐसे आई के नाम से कार भी आती है हुंडई की, उसमें तो i10 भी है, i20 भी है। ठीक है। बट कंप्यूटर्स में कभी i10, i20 नहीं आएगा। कुछ आइडिया? ऐसी कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज है जो ऑड नंबर पे होती है, ऑड नंबर पे चलती है? मैं आपको हिंट भी देता हूं, डाटा स्ट्रक्चर में से है। डाटा स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी चीज है जो ऑड नंबर पे चलती है? ऑप्शन भी दे दूं? नंबर 1 एरे, स्टैक, ट्री या ग्राफ? हाँ जी, ट्री, बाइनरी ट्री। सो ये बाइनरी ट्री का लॉजिक लिया हुआ है उन्होंने प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में, बाइनरी ट्री का। एक प्रोसेसर, ठीक है। सो उसको आगे दो कोर बताऊंगा क्या होते हैं, कितने नोड्स को कोर मान लो, सर्कल को कोर मान लो आप, सर्कल इज अ कोर। कितने कोर? टोटल कितने? 3 कोर। अब कितने कोर? बाइनरी ट्री है ना। अब कितने कोर? और अब कितने कोर? ऐसे डिवाइड किया। अब वो स्टार्टिंग, वो कुछ कॉन्सेप्ट अलग था, उसके बाद मैंने बोला। ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो उसकी लिमिट खत्म हो गई थी, फिर उसके आगे कुछ कर नहीं पाते थे हम। ठीक है। सभी ट्राई किया उन्होंने, डिजाइन करने की सबकी ट्राई की, पर ये सबसे अच्छा लगा। ये ट्री अभी आगे चलता जाएगा, ये आगे चलता जाएगा। सो बेसिकली
क्यों ये कोर क्यों है? कोर होता है कि एक सीपीयू है, उसकी पावर बहुत फास्ट है, वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है ना, खासकर जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब आज की डेट में कैलकुलेशन कौन करवाता है सीपीयू में? कौन करवाता है? कोई नहीं करवाता। तो अब मैक्सिमम हम तो गेम खेलते हैं, या हम इंटरनेट यूज करते हैं, या स्टोरिंग करते हैं, या रिट्रीवल करते हैं, ये चीजें करते हैं ना। तो सीपीयू की जो पावर थी, क्यूमुलेटिव पावर, उनको अलग अलग हमने उसके छोटे छोटे प्रॉक्सी सर्वर बना दिए, उसको छोटे छोटे पावर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे मेरा राइट हैंड से मैं ज़्यादा कुछ उठा सकता हूँ हैवी, लेफ्ट हैंड से मैं कुछ कम चीज़ें उठा सकता हूँ। तो वो उसको मैं अलग काम के लिए दे दिया लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को मैंने कुछ और अच्छे काम के लिए दे दिया। तो ऐसे जो टोटल पावर थी सीपीयू की, वो छोटे छोटे कोर्स में हमने डिवाइड कर दी उसको। उसके सब जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडीज वगैरह होते हैं ना क्लास में, कॉलेज में, ऐसे उसकी पावर को डिवाइड कर दिया हमने। तो वो बना दिया हमने कोर आगे उसको, कि ये 3 कोर, ये काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं हम, है तो सीपीयू वही, पावर उतनी है सीपीयू की, बट बाय कोर वी डिवाइड हम ज़्यादा उसको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिग्री ऑफ पैरेललिज्म आ गई है इसमें। जैसा पैरेलल क्या हो गया, स्पीड में नहीं फर्क पड़ता, स्पीड तो वही रहेगी क्लॉक साइकिल, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसकी स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, उसमें लिखा होगा स्पीड आपको, चाहे आई देखो ना, i7 लोगे या i9 लोगे, हाँ वो लिखा होगा, वो उससे नहीं बढ़ेगी, वो उसकी क्लॉक साइकिल्स होती है। मैं बताया तुम्हें क्या मीनिंग होता है इसका, कि जब आप मार्केट में जाते हो 3.26 गीगाहर्ट्ज लेते हो, i9 लेते हो, ठीक है, आपको 11,000 का पड़ता है, मान लो 3.33 गीगाहर्ट्ज आप i11 लोगे तो मान लो 15,000 का पड़ेगा प्रोसेसर। सो इसमें एक 3.26 गीगाहर्ट्ज क्या और i9 क्या है, इसका मतलब है कि 3.26 गीगाहर्ट्ज ये उसकी क्लॉक स्पीड है, ये उसकी क्या, ये उसकी क्लॉक स्पीड मींस एक सेकंड में ये प्रोसेसर 3.26 इनटू गीगाहर्ट्ज को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर 9 गीगाहर्ट्ज क्या था, 10 की पावर 9 है ना, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6 और गीगा 10 की पावर 9, और हम डेसिमल में बात करें तो, और ये डेसिमल में होती है फ्रीक्वेंसी। इतनी क्लॉक सिग्नल देखो कितना, 100 करोड़ हो गया, ये 100 करोड़ था ना, ये 100 करोड़ इंटू 3 300 करोड़, तो 326 करोड़, 326 इंडियन कैलकुलेशन में 326 करोड़ क्लॉक साइकिल एक सेकंड में ये जनरेट कर सकता है, एक सेकंड में ये प्रोसेसर जनरेट करेगा। अब जो काम होता है कंप्यूटर में, जो भी हम काम करवाते हैं, सिस्टम में कुछ काम करते हैं, वो क्लॉक साइकिल में बटा होता है। मान लो आपने सिस्टम को शट डाउन किया, ठीक है, शट डाउन करने में 5 क्लॉक साइकिल लग गए आपके, तो 5 क्लॉक साइकिल में आपका सिस्टम शट डाउन कर देगा। मान लो कॉपी किया आपने, कॉपी करने में मान लो दो क्लॉक साइकिल लग गई, ठीक है। तो ऐसे हर काम जो होता है सिस्टम में वो क्लॉक साइकिल्स के ऊपर होता है, क्लॉक साइकिल के ऊपर होता है। जो बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन होती है दे टेक मोर क्लॉक साइकिल्स, जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन होती है दे टेक लेस क्लॉक साइकिल्स। तो इसका एडवांटेज ये है कि जितने क्लॉक साइकिल ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी, हमारी होगी ना ज्यादा स्पीड, ठीक है, पर इससे ज्यादा स्पीड नहीं बन सकती। अब i9 का मतलब है कि कुछ क्लॉक साइकिल्स 9 कोर हो गए ना, उसमें 9 कोर्स को छोटी छोटी साइकिल दे दी, उसने डिवाइड कर दिया, सबको कर दिया, सबको डिवाइड। तो अब अपना काम हो रहा है हमारा, फटाफट ज्यादा काम हो रहा है हमारा, ज्यादा काम हो रहा है। वही बात है, जो 9 बंदे काम कर रहे हैं एक साथ और 11 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, तो 11 बंदे जल्दी काम करेंगे ना, ज्यादा काम करेंगे ना वो, ये चीज है। स्पीड में नहीं फर्क पड़ रहा, उसकी काम जल्दी कर रहे हो, क्योंकि पैरेलल आ गया, वो पैरेललिज्म आ गया, डिग्री ऑफ पैरेललिज्म होगी इसमें। 9 बंदे एक साथ काम करेंगे तो पैरेलल ही कहेंगे ना उसको, ये होता है। अब समझ आ गया पहले गीगाहर्ट्ज क्या क्या मतलब होता है। तो 3.26 मतलब ज़्यादा अच्छा होगा, और 3.33 और अच्छा पावरफुल होगा, वो ज़्यादा क्लॉक साइकिल जनरेट करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, बाकी जो सारे डिवाइसेस हैं, मैम सीपीयू को छोड़ दो, मेमोरी जो है, बाकी सब डिवाइसेस, मेमोरी कंट्रोलर जो भी लगे होते हैं हमारे, वो मेगाहर्ट्ज में काम करते हैं, गीगाहर्ट्ज तक कोई पहुंच नहीं पाता। सो मेमोरी की स्पीड कितनी है, रैम की स्पीड है मेगाहर्ट्ज में काम करती है वो। तो रैम की स्पीड कितनी है आज भी, किसमें मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज में।
क्योंकि वो इतनी फास्ट नहीं है, इतनी चिप है ना, चिप बेस्ड है, इतनी फास्ट कैसे बना सकते हैं उसको। तो ये प्रॉब्लम होती है कि इसलिए सिस्टम ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता, सीपीयू बहुत फास्ट है बट ओवरऑल बाकी डिवाइस उसको स्लो कर देते हैं बना के। क्लियर? ये आप मान लो, ये जैसे आपके पास बाइक होता है, ये आपके पास गाड़ी है, उसमें एक बड़ी जो मैक्सिमम स्पीड है ना कार की लिखी हुई है 220, या एक्टिवा पे कितनी लिखी होती है एक्टिवा पे आपकी 120। ये वो चीज है कि आपका एक्टिवा मैक्सिमम कितना भाग सकता है। कभी आपने चलाया उसको 120 पे? या मेरी कार में 220 लिखा हुआ है, कभी मैंने 220 तक मैं पहुंचा ही नहीं, मैं तो 180 तक नहीं पहुंचा, 150 तक चलाया है मैंने, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है 150। तो मींस ये सिर्फ कहने की बात होती है, आपका प्रोसेसर कभी इतनी स्पीड पे काम नहीं करता। वो भी इसकी स्पीड भी मेगाहर्ट्ज में आ जाती है। टोटल स्पीड देखें अगर हमारी ना, बिकॉज ऑफ रैम, बिकॉज ऑफ बाकी डिवाइसेस, तो एवरेज स्पीड जो आ जाती है कंप्यूटर्स की वो भी किसमें होती है? हाँ, और जो स्पीड होती है, जो ये तो होगी क्लॉक स्पीड, दिस इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड हो गया बस, जैसे उन्होंने लिख दिया 220, दैट्स ऑल। अब आपकी मर्जी, आप उसको कितना चलाते हो, कितना चलती है। इतनी चलती नहीं गाड़ी, इतनी चलती नहीं स्पीड। तो वो जो स्पीड चलती है, वो जो स्पीड होती है एक्चुअली प्रोसेसर की, उसको मेजर करते हैं मिप्स में। तो दिस इज द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मेगाहर्ट्ज में आ गया। मेगाहर्ट्ज में आ गया। ठीक है, तो ये होती है चीज, इसलिए कि कंपनी सिर्फ ये दे सकती है लिख के कि मैक्सिमम मेरा प्रोसेसर इतना है। अब उसको आप बार बार रिफ्रेश कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप में ओपन कर रहे हो, कमांड्स क्लोज कर रहे हो, तो ओपन करने में 10, मैंने बोला, मशीन साइकिल लगते हैं, क्लोज करने में 10 मशीन साइकिल लगते हैं। तो स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इससे स्पीड गीगाहर्ट्ज से तो कम हो ही जाएगी ना, क्योंकि अगर 10 साइकिल, एक काम करने को 10 साइकिल ले रहा है, एक इंस्ट्रक्शन 10 साइकिल ले रही है, तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, आगे स्पीड, कहानी खत्म, बस बनेगी उतनी स्पीड। उसमें आ गया, वो मेगाहर्ट्ज में आ गई, वो मेगाहर्ट्ज में आ गई, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो जो स्पीड होती है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन में ही होती है, चाहे i3 लो, i9 लो, कुछ भी लो आप, वो मिलियंस में ही रहती है, मेगाहर्ट्ज में रहती है। पर जो क्लॉक होती है, सिर्फ अगर सीपीयू की क्लॉक देखोगे आप, वो इतनी चलती है, इतनी चलती है, वो इतनी चलती है। डन, क्लियर? तो ये चीजें बहुत सारी, तो एंडलेस कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। जब आप पूरा पढ़ोगे ना कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, तो कई बार लगोगे कि यार सर मैं डिजाइन कर लेता हूँ मैं डिजाइन करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक प्रोसेसर। इतने नजदीक पहुंच जाओगे कि लगेगा कि यार मैं भी डिजाइन कर सकता हूँ प्रोसेसर, मैं भी ये चीज बना सकता हूँ, ठीक है। बड़ा वो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ोगे, डीप पढ़ोगे, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं डिजाइन कर सकता हूँ प्रोसेसर। ऐसी बात नहीं है, हम बना सकते हैं उसको, ठीक है। सो इसे पढ़ते रहना आप। मैं, हाँ, आज आपका टॉपिक जो पढ़ के आओगे आप, क्लासिफिकेशन तो मैंने कराई दिया आपको, असाइनमेंट तो दे ही दी मैंने मेमोरी की, मेन फ्रेम वगैरह ये चलो मैंने करा दिए हैं आपको, सारे मिनी कंप्यूटर सारे करा दिए हैं मैंने। ये फाउंडर्स भी पढ़ लिए आपने। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बाद में करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ ये 2-3 स्लाइडें वैसे डाली हुई हैं बीच में, इसको बाद में करेंगे। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम वो जो कंप्यूटर सिस्टम्स बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स से करेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको, जैसे कुछ कर लिए थे हमने क्वेश्चन ये, हाँ कुछ कर लिए थे, कुछ इससे कल कंटिन्यू कर, मंडे को कंटिन्यू करेंगे, मेमोरी के क्वेश्चन करेंगे।
सो मंडे को, नेक्स्ट मंडे को मेमोरी वाले क्वेश्चन कुछ और आपकी असाइनमेंट्स वगैरह डिस्कस